जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं लाइव क्लास में नस्ट इक्वेशन। कैसा पता चला है? नस्ट इक्वेशन। इसके पहले का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? इसके पहले जो था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना। कल मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होती है वो एक होती है ई नॉट सेल के बेसिस पे और एक होती है ई सेल के बेसिस पे। दो होती है, एक ई नॉट सेल और एक क्या होती है? ई सेल। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ई नॉट सेल क्या है। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को कहते हैं केल्विन में 298 केल्विन। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना होता है? 1 मोलर या 1 मोल पर लीटर, और अगर प्रेशर कहा जाए तो 1 ATM के बराबर होता है। अगर हमको ई नॉट सेल किसी सेल का निकालना हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को तो बहुत ही आसान निकालना। इसका फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर का मतलब राइट, एल का मतलब लेफ्ट। राइट का मतलब राइट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। राइट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। अच्छा, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। और ई नॉट एल का मतलब लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जब ये तीनों कंडीशन हमारे पास ना अवेलेबल हो, टेम्परेचर कुछ और अवेलेबल हो, कंसंट्रेशन कुछ और अवेलेबल हो, तब अगर हमको किसी सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तब हम इस फार्मूले से डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। इस फार्मूले से डायरेक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज है, टेम्परेचर चेंज है। तो नस्ट इक्वेशन वो इक्वेशन है जो हमको कोरिलेट कराता है, बताता है किसके बारे में? किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए तब जब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन वेरिएबल होता है। क्या क्या होता है? टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ये वाली कंडीशन नहीं होती है। अगर ये कंडीशन दी है तब तो ठीक है, आप इस पर रख के सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई है तब आप किस पे सॉल्व करेंगे? न्यूमेरिकल में बोला रहेगा साफ साफ कि कैलकुलेट दिस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप सीधे इस फार्मूले में वैल्यू रख करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में बोला कि कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 का मतलब क्या हो गया? 25 तो नहीं है ना भाई, तो 27 हो गया, तो वैल्यू चेंज हो गई। हमको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि वैल्यू वो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है वो 25 पे बोल रहा है कि 27 में बोल रहा है, या 30 बोल रहा है, 35 बोल रहा है। कंसंट्रेशन 1 मोलर बोल रहा है कि 0.25 मोल पर लीटर बोल रहा है। अब 0.25 बोलेगा तो 1 मोल तो हो नहीं जाएगा। जैसे 0.25 बोला नहीं तो आप समझ जाएंगे सर इसको हमको नहीं यूज करना है, हमको कौन सा फार्मूला यूज करना है? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन गिव्स एन आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल एंड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी दिए गए सेल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और उसका टेम्परेचर और कंसंट्रेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इसके बारे में कौन बताता है? नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन का यूज तब करते हैं जब हमको दिए गए सेल का टेम्परेचर और कंसंट्रेशन आइडियल या स्टैंडर्ड नहीं मिलता, तब हम नस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक लाइन लिख लीजिए, नस्ट इक्वेशन। देखिए नस्ट इक्वेशन की हेडिंग डाल लीजिएगा। नस्ट इक्वेशन gives an idea about the relationship between electrode potential of the cell, electrode potential of the cell, electrode potential of the cell and temperature and concentration
या टेम्परेचर कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन लिखिएगा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। भाई इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट ही का तो कंसंट्रेशन होगा, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन होता क्या है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, नस्ट इक्वेशन का यूज़ तब करना है जब स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है। एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर ध्यान में रखिएगा कि पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अब रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है ज़रा इसको भी समझ लीजिए। बहुत सारे लोग हो सकता है भूल गए हो, ना जान रहे हो, तो ज़रा ध्यान दे दीजिए। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन लिखा है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। Zn gives out Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, इसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2, ये तो हो रहा है भैया, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2। तो इसकी सेल कैसे लिखी जाएगी? आप ऐसे लिखेंगे Zn+2, ठीक। अब ये देखिए इधर से इधर जाइए, जैसा एरो ऐसे खींचना है आपको। जब एरो खींचेंगे तो Zn से Zn+2 कब हुआ होगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये जो लिखा गया है ये रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमेशा क्या यूज करना है? हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करनी। तो पहले जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा, पहचानेंगे कैसे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल? तो बहुत आसान है, इधर देख लीजिए। सिर्फ आपको ऐसे उठा के एरो खींचना है, और अगर एरो खींचने पे आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। देखिए यहाँ 0 चार्ज है, इस पर कितना हो गया? +2 चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ रहा होगा तो सिंपल सी बात है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर लिखा है तो पहले आप इसे क्या कर लेंगे? आप इसे ऐसे लिख लेंगे, ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल होगा। क्यों? अब जरा देखिए +2 से क्या हो रहा है? Zn हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दिमाग में ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहे, और अगर ऐसे लिखा, अब मान लीजिए न्यूमेरिकल कहीं दिया है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऐसे रखी है, ऐसे लिखा है +0.76 वोल्ट, ऐसे वैल्यू दी हुई है इसकी, ठीक। ये किसकी वैल्यू दी हुई है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड कंडीशन में। और आपको उसको किस में कन्वर्ट करना है? किस में कन्वर्ट करना है? रिडक्शन पोटेंशियल में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट जब भी करेंगे तो भैया ये साइन चेंज हो जाता है, बाकी वैल्यू वही रहती है, ठीक। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.76 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, बस डिफरेंस किस बात का होता है? साइन का। अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे, और रिडक्शन दिया है तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल अदरवाइज लगा नहीं पाएंगे, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमको नस्ट इक्वेशन देखना है। क्या देखना है? नस्ट इक्वेशन देना है। नस्ट इक्वेशन कैसे देखेंगे? तो देखिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। एक इक्वेशन मान लीजिए मैं आपको हाफ सेल रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए Mn+n इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो रहा है M सॉलिड में। इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? नस्ट इक्वेशन लिखना है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत आसान सा है। मैंने बोला रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखना है, और पहले से इसकी रिडक्शन हो ही रहा है, n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका फार्मूला, नस्ट इक्वेशन हो जाएगा E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/NF ln। देखिए ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है भैया? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा।
ई सेल क्या है, इधर देखिए, ये ई सेल क्या है, ये ई सेल हो जाएगा इस हाफ सेल का। तो इसको इसके रिस्पेक्ट में लिखना शुरू करते हैं। ये यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, एम एन प्लस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है। ये हो जाएगा ई एम एन प्लस एम, ठीक। इसी सेल के लिए बात कर रहे हैं ना, जो हो रहा है वही लिखेंगे। इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ई नॉट सेल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ। अब जरा बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, एम, अपॉन रिएक्टेंट क्या है, एम एन प्लस। तो ये देखिए, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ मिला हुआ है इस हाफ सेल का नस्ट इक्वेशन है। क्या है, नस्ट इक्वेशन। कोई भी हाफ सेल दिया हो, आप उसका नस्ट इक्वेशन बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सारे टर्म्स का मतलब बता दीजिए, ठीक। तो सारे टर्म्स का मतलब समझ लिया जाए। ये क्या है, ई एम एन प्लस एम, इसको बोलते हैं भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड, यार भाई ई नॉट लिखा हुआ ना, तो स्टैंडर्ड हो गया। माइनस आर क्या होता है भैया, आर सबको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है भैया, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। फिक्स है वैल्यू, इसमें वेरिएबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक, यूनिट फिक्स है। टी क्या है, सबको पता है कि टी क्या है सर, टेम्परेचर है। टी जो है वो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। एन क्या है, अब एन भी जान लीजिए क्या है, एन साफ साफ दिखाई दे रहा है। एन क्या है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एन हो गया। एफ क्या है, एफ इज फेराडे। एफ को क्या बोलते हैं भैया, फेराडे बोलते हैं। फेराडे कांस्टेंट है, और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू, दो वैल्यू आपको बुक्स में लिखी हुई मिल जाएंगी। एफ की वैल्यू कहीं कहीं आपको मिलेगी 96500 कूलम, और कहीं कहीं लिखी मिलेगी भैया 96487 कूलम। तो एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 96487 कूलम होती है, 96487 कूलम होती है एग्जैक्ट वैल्यू। लेकिन न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए आप वैल्यू वो वाली पुटअप करेंगे 96500। लेकिन आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फेराडे कांस्टेंट, तो आप बोलेंगे 96487 कूलम, ये फिक्स है। लेकिन अगर आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है तो 487 रखोगे तो सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी, तो उसकी जगह पे क्या करते हैं 96500 कूलम उठा करके रख देंगे। तो ये फेराडे की वैल्यू हो गई। तो ये जो इक्वेशन आपको मिला, इस इक्वेशन से आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा कि सर ये जो इक्वेशन है वो क्या है, नस्ट इक्वेशन का इक्वेशन है। किसका है, नस्ट इक्वेशन। कोई भी हाफ सेल दे दूं मैं, आप तुरंत चुटकी में लिखेंगे। कैसे, अभी देखिए एक एग्जांपल देता हूं आपको। Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैंने कहा जरा सा नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए। ये इक्वेशन लिख दिया और मैंने कहा इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए। तो पहली बात ये देखिए कि ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन। जब भी कोई तो तुरंत ये दिमाग में बैठा लेना है कि सर बोले हैं कि रिडक्शन के टर्म में लिखना है, ऑक्सीडेशन के टर्म में नहीं लिखना है। तो पहले ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो पहले इसको बदलेंगे हम किस में, रिडक्शन के टर्म में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Zn। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इस फॉर्मेट में आ गया नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, जरा देखिए भाई। Zn प्लस 2 Mn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Ne, और ये M है, ये M आ गया, आया कि नहीं है। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यू है उठा करके पुटअप कर दिया, आपका हो गया। बहुत ही आसान है, बस केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझने हैं और इन सब का मीनिंग समझना है, क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होने वाला। आर क्या है, टी क्या है, एन क्या है, एफ क्या है, ये क्लियर हो गया होगा।
अब इसी पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और कुछ चीज़ों को हम चेंज कर जाएंगे। एक तो ये जनरल हो गया, लेकिन यहाँ देखिए ये नेचुरल लॉगरिथम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ln लिखा है। तो नेचुरल लॉगरिथम से तो न्यूमेरिकल हम लगाते रह जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमको केमिस्ट्री में आपको log 10 बेस पे वैल्यू मिली होगी। किसी मिली होगी? log, भाई आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखोगे या कहीं भी देखोगे तो हमेशा जो log टेबल आपको मिलती है वो log 10 बेस पे मिलती है। तो बिना इसको log 10 बेस में कन्वर्ट किए हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए नस्ट इक्वेशन, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। नस्ट इक्वेशन का ये नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए और ये एग्जाम्पल लिख करके इसका खुद से नस्ट इक्वेशन लिखिए, तब हम नेचुरल लॉगरिथम को कन्वर्ट करके फिर से लिखते हैं। ठीक है, फिर से लिखेंगे। तो चलिए आइए इसको मॉडिफाई करते हैं, इस इक्वेशन को। देखिए नेचुरल लॉगरिथम को log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303, देखिए ln x इज इक्वल टू होता है 2.303 log x होता है। ठीक है, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x जो होता है उसको log 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना। कहीं भी नेचुरल लॉगरिथम आए और log 10 बेस में कन्वर्ट करना हो तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि ये आ जाएगा उसकी जगह। अब आइए इस फार्मूले को रखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 10 बेस। ठीक है, log कह रहा है, यहाँ पे 2.303 भी तो आएगा, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ log m अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए, कहीं भी कंसंट्रेशन से जिंक अभी दिया था सॉलिड में, ठीक, m यहाँ दिया मेटल सॉलिड में, तो जो सॉलिड इलेक्ट्रोड होते हैं या सॉलिड यूनिट कंसंट्रेशन होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? यूनिटी होते हैं। कितने होते हैं? यूनिटी। तो कहीं भी आपको सॉलिड आएगा तुरंत आप वहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी रख देंगे? 1। यहाँ पे ये जो m की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। Zn की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1। तो यहाँ फार्मूला क्या मिलेगा आपको? ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ। अब देखिए यहाँ m की जगह पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 अपॉन यहाँ क्या बचा? एम एन प्लस। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि नस्ट इक्वेशन क्या होता है भैया? नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आपके सामने साफ साफ दिख रहा है कि नस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, टेम्परेचर और किसके बारे में? आपके जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सेल में भरा हुआ है, उसके आयंस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इनके बारे में ये बता रहा है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तो ये फार्मूला हो गया। ये फार्मूला कब यूज़ करेंगे? ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमारा टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी पे करेंगे। मान लीजिए कह देगा टेम्परेचर 27 है, 30 है, 35 है, तो आप वैल्यू ऐसे टेम्परेचर यहाँ पे 30 रख देंगे, 35 रख देंगे, जो भी दिया होगा। एफ़ की वैल्यू फिक्स ही रहेगी। एन की वैल्यू रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि रिएक्शन क्या है। ठीक है, और आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ये कहाँ से निकालेंगे? तो ये निकालने का फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल, अभी बताया ऊपर, बताया ना। और ई एम एन प्लस एम ये अपने आप निकल जाएगा जब ये सारे वैल्यू रख देंगे। ठीक, एक तो फार्मूला ये हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या करता है वो, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। इसको नोट कर लीजिए। तो उसी को मॉडिफाई किया, जो भी नीचे रिएक्शन लिखा था उसी को मैंने मॉडिफाई किया। बस नेचुरल लॉगरिथम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? log 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया है? log 10 बेस में कन्वर्ट कर दिया। चलिए, अगर यहीं पे डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर की वैल्यू अगर आपको डिफाइंड कर दे, आइए देखते हैं इसी इक्वेशन को और मॉडिफाइड फॉर्म में चलते हैं। ये इक्वेशन तब अप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर कितना होगा? T होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपसे कह दे कि भैया हमारा जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज़ 298 केल्विन है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ टेम्परेचर की वैल्यू अगर मान लीजिए आपको
डिग्री सेल्सियस में दिया है तो बिना केल्विन में कन्वर्ट किए वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 25 दिया है तो पहले इसको 298 कर लीजिएगा, 30 दिया है तो उसको 300 कर लीजिए, मतलब 273 जोड़ लीजिएगा। आपको पता है कि केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 273 ऐड कर लेते हैं। तो डिग्री सेल्सियस को बिना केल्विन में कन्वर्ट किए वैल्यू मत रखिएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसी को मैं और चेंज करने जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन बोल दिया, न्यूमेरिकल कह दिया कि द रिएक्शन अकर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को तो दे दिया लेकिन कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं किया है। अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर कर देता तो हमारा यही वैल्यू आंसर हो जाता। भाई आपको पहले बताया हूँ कि अगर आइडियल स्टैंडर्ड कंडीशन देते तो स्टैंडर्ड वैल्यू तो हमको मिल ही रही है यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं किया है, टेम्परेचर स्टैंडर्ड कर दिया लेकिन कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड नहीं किया है। कंसंट्रेशन अभी 1 मोलर नहीं किया हुआ है, टेम्परेचर कह दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, आर की वैल्यू आप यहाँ पुटअप कर देंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। आर की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर हो गया, आर हो गया। अब क्या बचा? आर के बाद आपके पास एफ की वैल्यू पता है 96500 कूलाम। ठीक, तो आर की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो गई? आपसे कहा है न्यूमेरिकल में 298 केल्विन। फैराडे की वैल्यू पता है। आइए इन तीनों वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुटअप करते हैं तो क्या आएगा जरा देख लीजिए। ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस 2.303। आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 अपॉन एन और एफ की वैल्यू 96500। ये रखोगे और ये लॉग हो जाएगा 1 अपॉन एम एन प्लस। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है भैया 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298, आप कैलकुलेट करके देखना 96,500, ये आती है 0.059। ये वैल्यू आएगी जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.059 आएगी। इस पूरे को सोल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल बहुत आसान हो गया। अक्सर आपके बोर्ड में वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर कोई एग्जामिनर बेवकूफ़ बनाना चाहता है तो वो थोड़ा सा चेंज 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है, 25 की जगह 27 कर देता है। और सभी लोग क्या करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस वाले न्यूमेरिकल वाले फार्मूले में रख के आंसर रख के चले आते हैं, और जब यहाँ घर पहुँचते तो देखते हैं कि सर हमारा 25 दिया, 27 है, हम 25 पे रख के चले आए। एग्जामिनर ये थोड़ा ना देखेगा, वो तो 27 देखेगा, 27 पे नहीं किए हो तो 0 काट देगा। तो वहाँ ऐसे कुछ एग्जामिनर होते हैं जो बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, तो वो 25 और 27 में स्टूडेंट डिफरेंट नहीं कर पाते, ये तो सर 27 में बोल दिया। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जरूर देख लीजिएगा, 298 या 25 दिया है तभी ये वाला फार्मूला रखिएगा। अब फार्मूला आपका मॉडिफाई हो चुका है। ये वाला जो फार्मूला था ये टेम्परेचर कितने पे था? टी पे था। अब फार्मूला क्या हो गया भैया? ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम माइनस, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0.059। और अभी एन की वैल्यू मैंने नहीं पुटअप क्योंकि एन की वैल्यू तो रिएक्शन पे डिपेंड करेगी। तो ये एन हो गया लॉग 1 अपॉन, तो देखिए आपका इक्वेशन कितना छोटा हो गया नहीं हो गया? ये भी वही फार्मूला नस्ट इक्वेशन ही है, लेकिन अब ये नस्ट इक्वेशन कब है? जब टेम्परेचर कितना है? एट टी इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस या 298। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो अब इसको नोट कर लीजिए। तो इसके पहले वाला रिएक्शन न्यूमेरिकल के लिए कब यूज करेंगे? जब टेम्परेचर कितना हो? टी। ये वाला कब यूज करेंगे? जब टेम्परेचर कितना दिया हो? 25 या 298 दिया होगा। न्यूमेरिकल में बोलेगा द सेल रिएक्शन अकर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तो वहाँ भी आप देखेंगे कि टेम्परेचर लिखा रहेगा कि द सेल रिएक्शन अकर्स एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सेल रिएक्शन हो रहा है ना, कंसंट्रेशन थोड़ा ना 1 मोलर कर दिया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये रिएक्शन याद रखिएगा, ये तब यूज़ करेंगे जब टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। अभी तक आपने जो नस्ट इक्वेशन लिखा है वो हाफ सेल के लिए लिखा है भाई, हाफ सेल हमने लिखा था हाफ सेल रिडक्शन के लिए। अब आइए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने चल रहे हैं, थोड़ा सा नया करने चल रहे हैं। बाकी ये तो आप आसानी से कर ही लोगे, जो आपने अभी पढ़ा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नस्ट इक्वेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं आपको एक हाफ सेल नस्ट इक्वेशन का यूज़ कहाँ करते हैं भाई? नस्ट इक्वेशन भाई आपको एक
मैंने धनुष दे दिया, बाण दे दिया, आपको चलाना सीखना है। अभी तो केवल आप केवल देखें कि धनुष और बाण बनता कैसे है, अब उसको चलाने के लिए अप्लाई करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहला एग्जाम्पल जो सबसे बेस्ट पढ़ चुके हैं वो पढ़े हैं क्या क्या, Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2। ये मैं आपको सेल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो Cu+2 से Cu ये बना था। अब इसको जब भी आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सेल रिएक्शन दे दे, सेल रिप्रेजेंटेशन कर देगा और कहेगा इसका जरा नस्ट इक्वेशन लिख के दिखा दो। क्या कहेगा? नस्ट इक्वेशन। तो जब भी आपको कहेगा ऐसा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप सबसे पहला काम करिएगा डियर स्टूडेंट्स कि इसका सेल रिएक्शन लिखेगा। अगर सेल रिएक्शन नहीं लिखे तो आप नस्ट इक्वेशन कभी सही नहीं लिख पाओगे। कैसे सेल रिएक्शन लिखोगे इसका? Zn इज कन्वर्टेड इनटू Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन, और ये Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और कन्वर्ट हो गया Cu में। हो गया, इसको बैलेंस कर लो, ये कैंसिल हो गया। अब आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी कि यहाँ से आपको फ़ायदा ये हुआ ये लिखने से कि आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्लियर हो गया। तो नस्ट इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज आप वैल्यू पुटअप करते रह जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेशन दे तो जब तक आप उससे सेल रिएक्शन नहीं लिखेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप बस वैल्यू को इधर उधर करते रह जाओगे। जब भी आपको ये दे तो सबसे पहला काम कि क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, सेल रिएक्शन निकाल लेंगे। ठीक, सेल रिएक्शन लिख लिए। अब आपके लिए आसान हो गया प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अब हमको इस रिएक्शन के लिए क्या लिखना है? नस्ट इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है? नस्ट इक्वेशन लिखना है। तो नस्ट इक्वेशन कैसे लिखाएगा? ई सेल इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन, यहाँ देखिए n की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2f log। अब प्रोडक्ट क्या है भैया? आपको दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट ये है Zn+2 Cu, और रिएक्टेंट क्या है? Zn Cu+2। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब ये देखिए दोनों सॉलिड है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2f लॉग। अब ये देखिए Cu सॉलिड स्टेट में था तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो log 10 बेस, यहाँ बचा Zn+2 और ये Zn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और इसकी जगह पे हो जाएगा Cu+2। तो देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए किसी सेल रिप्रेजेंटेशन को देख करके नस्ट इक्वेशन लिखना। नहीं आसान हो गया? कितने आसानी से लिख लिए, कुछ भी नहीं लगा, बहुत 2 मिनट में लग गया। तो अब 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसको लिखना तो बहुत आसान है। ये कब है? एट टेम्परेचर T है। ये नस्ट इक्वेशन कब है? एट टेम्परेचर T है। अगर मैं कहूँ इसी रिएक्शन को एट टेम्परेचर 25 डिग्री से लिखना है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n की वैल्यू 2 log Zn+2 अपॉन Cu+2। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब 25 डिग्री सेल्सियस बोलेगा तब ये होगा, फार्मूला लिखेंगे, और 25 नहीं होगा, टेम्परेचर कुछ दिया होगा, तब ये वाला फार्मूला सॉल्व करेंगे। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? क्या क्या यूज होगा? तो ये दोनों फार्मूले आपके लिए ईजी हो गए। लेकिन अब एक चीज़ जरा समझ लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ समझना चाहिए कि सर अभी ऊपर आप EMn+m लिख रहे थे, यहाँ पे आप ई सेल लिख रहे हैं, है कि नहीं? आप यहाँ पे ई नॉट सेल लिख रहे हैं, वहाँ अभी ऊपर आप EMn+m लिख रहे थे। इसका क्या मतलब है सर? तो भैया यहाँ पे मतलब क्या है ये समझ लीजिए। यहाँ ई सेल का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जरा समझ लीजिएगा, ई नॉट Cu+2 Cu माइनस ई Zn+2 Zn, और ई नॉट सेल का मतलब है ई नॉट Cu+2 Cu ई नॉट Zn+2 Zn। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको कि ई नॉट सेल का मतलब हो गया कि ER माइनस EL, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको,
ई नॉट सेल का मतलब होता है ई आर माइनस ई एल। तो ई आर क्या था, राइट का मतलब रिडक्शन, तो ये रिडक्शन ये है और ऑक्सीडेशन ये है स्टैंडर्ड कंडीशन में, और वही ये क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़, ये ई सेल का मतलब ये है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत हो जाएगा कंफ्यूज कि सर इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पे मैंने ये पूरे सेल रिएक्शन के लिए लिखा है, और अभी इसके पहले हम जो लिखा रहे थे वो हाफ सेल के लिखना सिखा रहे थे, तो आपको यही यूज़ करना है। तो इतना डिटेल जानने की ज़रूरत ना है। ई नॉट सेल तो आप कैलकुलेट करना जानते ही हो, आप ई नॉट सेल निकाल लोगे यहाँ से, बाकी ये वैल्यूज़ आपको दी होंगी कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन की वैल्यू पुटअप करके ई सेल आपको निकालना रहेगा। ई नॉट सेल आपको आसानी से निकल जाएगा। आर की वैल्यू आप जानते हो, टी की वैल्यू जानते हो, जो दिया रहेगा आपको। एफ़ की वैल्यू 96,500 गुलाम, एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 96,500। Zn + 2 की वैल्यू पता ही है, Cu + 2 की वैल्यू जो आपको दी रहेगी कंसंट्रेशन, वैल्यू उठा के पुट अप कर देंगे। ठीक, तो ये आप किसी भी दिए गए इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो ये कर लीजिए, और इसके बाद आप एक को क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप खुद करके दिखाएंगे। Cu + 2 Ag + Ag, ये इक्वेशन है, ये आपको खुद करके दिखाना है, लिख के दिखाना है इससे नस्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, तब इसको खुद से लिखिए तो देखते हैं कितना आता है। नोट कर लीजिए। होप कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला काम, Cu से Cu + 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए Ag प्लस है, एक ये प्लस है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट होगा Ag में। ठीक, अब यहाँ देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं होना, अगर बैलेंस नहीं है तो फिर गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जरूर बैलेंस होना चाहिए। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, कल मैंने आपको बताया था इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cu 2Ag+, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu + 2 और ये हो जाएगा 2Ag। हो गया। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कि सर ये रिएक्शन मिल गया, तो आपके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF, ये हो गया। log 10 बेस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट ये है। अब देखिए मैं प्रोडक्ट ये Ag सॉलिड में है तो इसको नहीं लिख रहा हूँ, पहले बता दे रहा हूँ आपको, नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि सर ये सॉलिड में है तो इसकी वैल्यू लिखने की कोई मतलब ही नहीं होगी, 1 हो जाएगा। तो बचा क्या, Cu + 2, और इधर क्या है, ये सॉलिड में है तो इसको नहीं लिखेंगे, बचा क्या Ag+। अब यही देखना है डियर स्टूडेंट्स कि Ag के आगे जो लिखा हुआ ये स्टैचियोमेट्री कहलाती है। क्या कहलाती है, स्टैचियोमेट्री, कोफिशिएंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट अगर जान लीजिए कि किसी भी आयंस के आगे कोफिशिएंट लिखा है तो नस्ट इक्वेशन में उस आयंस के पावर उसको लगा देना है। जैसे ये Ag+ के आगे 2 लिखा है तो ये Ag+ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Ag+ का स्क्वायर। अगर ये नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखें। समझ में आता है कि नहीं है, Ag+ का स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिएक्शन है, C और D का D, मुझसे कह दिया कोई इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए। मुझसे किसी ने कह दिया कि इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए, तो कैसे लिखेंगे, इसके लिए हो जाएगा ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log 10 बेस। प्रोडक्ट कहाँ है, ये देखिए प्रोडक्ट है C के पावर C हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, मुझे लगता है वीडियो में नहीं आ रहा होगा। एक बार ध्यान से देखिए, ये रिएक्शन तो दिखाई दे रहा होगा, आई होप ये रिएक्शन दिख रहा है आपको। इस रिएक्शन को देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा ई सेल = ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF log 10। प्रोडक्ट देखिए, इधर प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट हो गया C और ये हो गया D, ये हो गया A और ये हो गया B। अब देखिए इनके सबके स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, स्मॉल c, D, B और A। ये इनके पावर नहीं लगाएंगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी सही नहीं आएगा। तो इसको क्या करेंगे, स्टैचियोमेट्री को हमेशा पावर के फॉर्म में लगा देंगे। इस बात का ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स। बाकी आप क्वेश्चन कोई भी होगा आप सॉल्व कर ले जाएंगे। मैं अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ। तो ये एक जनरल है कि अगर आप बैलेंस इक्वेशन, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला कि जब भी कोई हाफ सेल रिएक्शन दिया हो तो पहले जब तक आप उसका रिएक्शन नहीं लिखोगे
आप कभी भी नस्ट इक्वेशन नहीं लिख पाओगे। तो नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए जो की पॉइंट है वो ये है कि आपके पास सेल रिएक्शन होना चाहिए। अगर सेल रिएक्शन है वो भी बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो फिर आप कभी नहीं लिख पाओगे। बैलेंस होगा, और बैलेंस में अगर सॉलिड स्टेट में है तो उसको 1 ले लेंगे, और सॉलिड स्टेट में नहीं है तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में है तो कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। उसके आगे अगर स्टैचोमेट्री लिखी है तो वो स्टैचोमेट्री पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और साथ ही साथ 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप करके रखिएगा। इवनिंग सेशन में मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चंस कुछ हैं, नोट कर लीजिए। CD इज कन्वर्टेड टू CD+3। एक क्वेश्चन ये है, इसके लिए आप नस्ट इक्वेशन लिख के रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ये दोनों क्वेश्चन आप इसका नस्ट इक्वेशन लिख के रखिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही डियर स्टूडेंट्स, और कल हम लोग जो टॉपिक नया पढ़ेंगे वो नस्ट इक्वेशन के बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।